खिदमत में हाजिर हैं आज शब एक बार फिर। और आज का हमारा जो मौजू है इस शो में, खबर से आगे में, वो यकीनन मुल्की सियासत में जो तलातुम है उसी के हवाले से है। मैं जानता हूँ कि ये हमारे बहुत सारे नाजरीन, बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि आप ये क्यों बात बार बार कर रहे हैं पीडीएम के हवाले से, मुल्की सियासत के हवाले से। तो उसकी वजह बुनियादी ये है कि एक तो ज़ाहिरी बात है कि हमें खबर पे ही बात करनी होती है, मगर दूसरा ये कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का जो हाल है, वो इससे जुड़ा हुआ है बहुत ही अहम तरीके से। चाहे वो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी हो या पीडीएम की जो इस वक़्त उनकी अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें हों, या जिस सिमत में सियासत जारी हो, वो उसका असर हम सब पे पड़ता है। 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियाँ जो हैं, वो इन्हीं जो म्यूज़िकल चेयर्स का गेम है, उससे बदकिस्मती से जुड़ी हुई हैं। और ये मसला कहीं ठीक हो तो अगले मसले भी ठीक होंगे। तो आज इसी मौज़ू पे हमारी गुफ्तगू होगी कि क्या पीडीएम वाक़ई ही में ख़त्म हो गई है, जिसका कि बहुत चर्चा इस वक़्त जारी है मेनस्ट्रीम मीडिया पे। आपने देखा कि बहुत सारे हमारे पंडित और जगाधरी किस्म के तज्ज़िया निगार और मुबस्सिरीन और कॉलम निगार वो कह रहे हैं कि जी ख़त्म हो गई, ओवर हो गई, ज़रदारी साहब ने धोखा कर दिया और नवाज़ शरीफ जो है वो गुस्से में है, वगैरह-वगैरह आपने सुना, मौलाना साहब गुस्से में हैं। सारी बातें सुन हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इस वक़्त जारी है। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आज जनरल बाजवा साहब जो हमारे मुल्क की आर्मी के चीफ हैं, यकीनन इस बहुत अहम ओहदे पर फ़ाइज़ हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबके के अव्वलीन सफ़ में मौजूद हैं। उन्होंने आज बहुत अहम बयान दिया और वो हिंदुस्तान के साथ सुलह की जो नवीद दी, उन्होंने कहा कि माज़ी के चीज़ों को भूल कर और जो मसाइल हैं उनको हल करके आगे बढ़ना चाहिए। खुश आइंद बात है, इस पे भी हमारी गुफ्तगू होगी थोड़ी-सी। और हम मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब हस्बे मामूल, और हमें जॉइन करेंगी हमारी साथी और दोस्त तमकीनत करीम साहिबा। आप इनको भी पहले भी देख चुके हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, और ये नजम सेठी साहब के साथ शो भी करती हैं। और हमें कुछ ही देर में ज़ैगम खान साहब भी जॉइन करने वाले हैं इस्लामाबाद से। इस वक़्त वो आने वाले होंगे हमारे शो में। तो मैं आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का, चूँकि तमकीनत आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमकीनत साहिबा, आप ये बताइए, अभी आप शुरू में कह रही थीं कि आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं और आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ती, तो क्या आप वाक़ई समझती हैं कि पीडीएम इज़ ओवर, खत्म हो गई है, या आपका व्यू कुछ मुख्तलिफ है? रज़ा, पीडीएम ओवर कैसे है? पीडीएम अभी तो टूटी नहीं है ना। जी, अभी तो पीपल्स पार्टी छोड़ के नहीं गई। जी, अभी पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी बातें कुछ कही हैं जिसके ऊपर ये सब शोर-गुगा हो रहा है कि जी वो बिट्रे कर गए हैं, वो साथ छोड़ गए हैं। लेकिन अभी पीडीएम इंटैक्ट है। पीडीएम अभी टूटी नहीं है। कुछ उनको लगे हैं धक्के कि जब ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान इन्होंने किया था, जो मेरे ख्याल में पहले दिन से मैं समझ रही थी कि एक तारीख का ऐलान करना उस वक़्त, वो क़ब्ल अज़ वक़्त था। उनको वैसे कहना चाहिए था कि भई हम एक लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जिस तरह वो इस्तीफ़ों का कह रहे थे कि हम किसी भी वक़्त हम इस्तीफ़े दे सकते हैं। इसी तरह मेरे ख़्याल में उनको ये कहना चाहिए था कि हम किसी भी वक़्त लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। जबकि मुझे और आपको अगर पता है कि इन पीडीएम की जमातों में, ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के दरमियान में ये एक इख्तिलाफ था इस्तीफ़ों के मामले पे, तो फिर सिर्फ़ लॉन्ग मार्च तो कोई हैसियत नहीं रखती थी ना कि लॉन्ग मार्च करते, आते, बैठते, चले जाते। तो वो यही हम सोच रहे थे ना कि ये, और ये भी यही लोग कह रहे थे पीडीएम के रहनुमा कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद इस्तीफ़ों का ऐलान किया जाएगा। तो ये एक धक्का ज़रूर है, और मैं पिछले आपके शो में भी ये कह चुकी थी कि अभी तो बहुत से धक्के आएँगे भई। अभी आप ये देखें कि 70 साल लगे हैं 2 नाम लेने में। तो आप जिससे जंग लड़ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि 70 साल सिर्फ 2 नाम लेने में अगर लगे हैं, तो बाकी ये कितनी एक तवील और कितनी कॉम्प्लेक्स किस्म की ये जंग होगी। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम
इस वक्त इंटैक्ट है। इस वक्त भी उनकी आपस में नेगोशिएशंस जारी हैं। ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं, या नवाज शरीफ ने कहा है कि आपके इस फैसले की वजह से हम आपको अब बाहर निकाल रहे हैं। तो पीडीएम तो इस वक्त इंटैक्ट है। जितने भी उनको इससे नुकसान हुआ है, जितना भी, वो अपनी जगह, मगर जो टेलीविजन के ऊपर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, खास तौर पर हुकूमती ऐवान से, और जो दूसरी तरफ के वो लोग हैं कि जी पीडीएम फौत हो गई, पीडीएम का जनाजा पढ़ लिया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मुझे ये बताएं, फर्ज कर लेते हैं हम कि फौत हो गई है, फर्ज कर लेते हैं खत्म हो गई, तो फिर क्या ये हुकूमत का जन्मदिन है अगर वो फौत हो गई है? ये इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि जी पीडीएम का शिराजा बिखरना, पीडीएम के रास्ते जुदा होना, पीडीएम का बिस्तर गोल होना, ये सारी चीजें एक तरफ, क्या ये हुकूमत की कामयाबी है? क्योंकि हुकूमत की कामयाबी, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, कि हुकूमत की कामयाबी तो हमेशा सिर्फ एक चीज पे मुनहसर होती है, वो होती है कारकर्दगी। अगर वो कारकर्दगी नहीं आ रही और मईशत आपकी गोते खा रही है, अभी तक वो तैर नहीं पा रही, और दूसरी बात कि अगर पीडीएम का शराजा फर्ज करें बिखर गए, रास्ते अलहदा हो गए, ठीक है, तो क्या इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को रखते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या ये पार्लियामेंट अब काम करना शुरू कर देगी? क्या अब वो स्पेस दी जाएगी ऑपोजिशन पार्टीज को कि वो चुप करके बैठ जाएं, या वो एक बैक सीट ले लें? क्या इसके बाद मईशत, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम, जिस तरह आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के साथ वो जुड़ी हुई है मईशत, तो अगर क्या ये सियासी इस्तेहकाम आने देंगी ये ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी अलग भी हो नून लीग से? क्या ये आने देंगे ये पार्लियामेंट में सियासी इस्तेहकाम? क्या ये हुकूमत को काम करने देंगे? तो अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो पीडीएम चाहे इकट्ठी रहती है या बिखर जाती है। बात तो वही आ जाती है कि अगर ये हुकूमत उस तरह से चल नहीं पाती, पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं हो पाती, और मईशत जो है वो इस बहरान से निकल नहीं पाती, तो हम फिर क्या कहें कि पीडीएम का बिखरना या ना बिखरना कितना वो है, इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सोलंकी साहब, आपकी तरफ बढ़ता हूँ। यही सवाल जो मैंने तमकीनत साहिबा से किया, मैं थोड़ी-सी उसमें तरमीम कर देता हूँ, और वो ये है कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि पीडीएम दोबारा से एक जो धचका लगा है पब्लिक व्यू में, देखिए अंदरूनी इख्तिलाफात और होते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर, लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन में आप इख्तिलाफात को सामने ले आएँ, तो उससे ज़ाहिर-सी बात है ऑप्टिक्स जो हैं वो बड़े ख़राब होते हैं, और अवाम ये समझती है कि ये तो इनका तो आपस में कोई मेल-जोल और एक पेज पे नहीं है, तो इन्होंने मुल्क को क्या आगे लेके जाना है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा तबसरा कीजिए, और आप कहाँ देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल? तमकीनत साहिबा तो पुरुम्मीद दिखाई दे रही हैं, वो कह रही हैं कि अभी तक तो इंटैक्ट है और वो अपना काम जारी रखेगी। आपका क्या व्यू है? देखें जी, धचका तो ज़रूर लगा है। जब इख्तिलाफ़ात पब्लिकली सामने आ जाएँ और मुस्तक़बिल का जो एक्शन प्लान है, उसके हवाले से इख्तिलाफ़ात आएँ कि 9 जमातें कहें कि जी हमने सिर्फ़ लॉन्ग मार्च नहीं करना, बल्कि हमने कम से कम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने हैं, ताकि एक बहरान बड़ा पैदा किया जाए सिस्टम के लिए। और एक जमात जो बड़ी जमात है यकीनन, वो ये कहे कि नहीं, हम अभी इस पर फैसला नहीं कर सकते, हम अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उससे पूछेंगे और फिर आएँगे। लेकिन इस धचके का जो असर है वो तमाम जमातों पे पड़ा है, बशमूल पीपल्स पार्टी पे, और वो कोई खुश नहीं है इस सूरत-ए-हाल से। खबर ये है कि आसिफ ज़रदारी साहब ने खुद राब्ता किया मौलाना से और उनसे कहा कि जी हम जल्दी अपना इजलास बुला रहे हैं 4 अप्रैल को, और आप बिल्कुल परेशान ना हों, हम जो है वो आपको
कोई अच्छी खबर देंगे। और फिर आज ही मौलाना ने फिर नवाज शरीफ साहब से बात की है और उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है। तो आप बिल्कुल इस तरह से ना समझें कि मामलात जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ गए हैं। हो सकता है कि कोई इस्लाह अहवाल की सूरत हाल निकल आए, लेकिन मैं तमकनत की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पीडीएम तो 6 महीने पहले बनी है। उससे पहले इस हुकूमत ने कौन से कामयाबी के झंडे गाड़ लिए थे। हुँ, पहले साल में तकरीबन 6% जीडीपी वाली मईशत को नोज़ डाइव करके 2% से भी कम पर ले गए, 1.9 पे, और दूसरे साल में ये माइनस पे ले आए। 68 साल की पाकिस्तान की मुआशी तारीख में ये पहली दफा था कि माइनस जीडीपी पर ले आए। ये वो हैं लाडले जिनको बड़े शान शौकत से लाया गया था कि मईशत जो है वो इसहाक डार बुरी चला रहे हैं और ये जो है वो आकर जो है वो इसको आसमान पर ले जाएंगे। तो इनके लिए खुश होने की कोई बात नहीं है। अगर हुकूमत जो है वो कोई बगले बजा रही है तो उनके बगले बजाने के लिए कोई बात नहीं है। इनकी हुक्मरानी अच्छी नहीं हो गई। अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई है तो इन्होंने क्या किया है? कितने फीसद पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन की है? पूरी जनूबी एशिया में सबसे कम वैक्सीनेशन जो है वो पाकिस्तान की है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन से अच्छे हो गए हैं? ये जो तबाहकुन जो है वो नई लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं स्टेट बैंक की, जिसमें जो है वो आलमी मालियाती इदारे जो है वो पाकिस्तान की जो रही सही जो मुआशी आज़ादी थी वो भी छीन लेंगे। तो इन्होंने किया क्या है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें ऐसी कोई शादियाने बजाने वाली बात है। और अगर माइनस पीपुल्स पार्टी भी पीडीएम कुछ करेगी तो क्या पीपुल्स पार्टी जो है वो इमरान खान की जो है सना और तारीफ के बाद शादियाने बजाने लगेगी अगर पीडीएम से अलग भी हो जाए? तो वो क्या कोई हुकूमती बेंचों पर बैठने जा रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर इनको बहुत ज्यादा खुशी की बात हो। अभी हम देखते हैं कि अगले चंद दिनों में क्या इसका नतीजा निकलता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इनके पीडीएम से अलग भी हो जाए तो कोई मईशत तरक्की करेगी, कोई गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, कोई खारजा पॉलिसी में कोई इनकलाब आ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, ज़ैगम खान साहब हमें जॉइन कर चुके हैं। वेलकम ज़ैगम साहब। आप जी के हाँ। आने से पहले हम पीडीएम के जो रीसेंट इख्तिलाफ़ात सामने उभर कर आए और उसके मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे थे। आपको याद होगा ज़ैगम साहब, इसके ऊपर हमारी पहले भी आपसे गुफ्तगू हुई है और आपने पहले कई 2-3 बार निशानदही की। एक तो आपने उनकी जो कम्युनिकेशंस का पॉइंट का जो एंगल था उसके ऊपर आपने कहा कि इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ठीक नहीं। तमकीनत साहिबा ने भी मिलती-जुलती बात की कि शुरू में डेट्स दे दी, बड़े-बड़े अहदाफ रख दिए और बाद में उसको वो नहीं निभा सके, तो उससे ज़ाहिर बात है धचका लगा है। आप क्या समझते हैं? मेरा आपसे सवाल होगा वो ये होगा कि पब्लिक में इस तरह से इतना वाज़ेह इख्तिलाफ उभर कर आना, यकीनन उनकी जो साख है वो तो मुतासिर हुई है और उसको अब रिपेयर करना वो एक चैलेंज तो रहेगा पीडीएम की पार्टीज के लिए। जी रजा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हम पीडीएम की जो कमजोरियां हैं उसकी निशानदेही करते रहे हैं। स्ट्रेटजी की कमजोरियां भी, कम्युनिकेशन की उनकी कमजोरियों की भी निशानदेही करते रहे हैं। और आम तौर पर मुबस्सिर पीडीएम पर जो तनकीद है वो इस लाइट में करते रहे हैं कि पीडीएम के जो अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसको अचीव नहीं कर सकी। उसने इस्तीफा भी नहीं दिया, इस्लामाबाद पर भी चढ़ाई नहीं की और हुकूमत को भी नहीं गिराया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो इस तहरीक ने बहुत थोड़े वक्त में स्पेक्टेकुलर सक्सेसेस अचीव की हैं, जिसका शायद इन पार्टियों को खुद भी अंदाजा नहीं होगा कि पीडीएम ने क्या कुछ अचीव कर लिया है। मेरे ख्याल में गेन्स बहुत ज्यादा हैं और उसको आप कम से कम भी गेन्स को इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो एक तरह का माहौल बन रहा था जिसमें पीटीआई एक सिंगल पार्टी के तौर पे रूल करना चाह रही थी, अपोजिशन को मुकम्मल तौर पे दबा रही थी, जिस तरह का हाइब्रिड सिस्टम बन गया था, पीडीएम की इस 6 महीने की तहरीक में ये साबित हो गया कि वो चलने वाला नहीं है।
اور پاکستان کا مستقبل ملٹی پارٹی سسٹم سے ہی ہے. آج اس بات پہ کوئی سوال نہیں کر رہا, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں اپوزیشن جو ہے فلاپ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, ریجیکٹ ہو چکی ہے, پبلک اس کے پاس نہیں. اور پی ڈی ایم نے پبلک موبلائزیشن جو کی, پبلک اوپینین کی کم از کم موبلائزیشن ہی آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس طریقے کی کوئی لوگ سڑکوں پہ نہیں لکھ رہے جس سے حکومت کو ایگزسٹینشل تھریٹ کریٹ ہو جائے, اور وہ تحریکیں نہیں نکالا کرتی, لوگ خود نکلا کرتے ہیں. ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں لوگ نکل آتے ہیں. یہ کسی بھی پارٹی کے بس کی بات نہیں ہوتی, صرف ایک ٹائم کی میچنگ ہوتی ہے جس میں تحریک کی ایک موبلائزیشن اور پبلک موڈ میچ کر دیتا ہے, اور ایک اس طرح کی ایک موبلائزیشن اسٹریٹ پہ ہو جاتی ہے. لیکن جو پبلک اوپینین موبلائزیشن پی ڈی ایم نے کی, اس کے نتیجہ آپ نے جو الیکشنز ہوئے, جو ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں بھی آپ نے دیکھا, اور مختلف جو اس کے ہمارے پاس مظاہر جو ہیں وہ بھی سامنے آئے. تو پبلک اوپینین کا بھی انہوں نے ایک پوائنٹ کریٹ کیا. اب دیکھیے پی ڈی ایم, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا رہنا ایک بہت ہی اہم چیز ہے. یہ اچیومنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہیں. 2018 کے الیکشن میں اگر آپ سرکاری ریزلٹس کو بھی تسلیم کر لیں تو پی ٹی آئی نے تو 33% ووٹ حاصل کیے نا. 67% ووٹس تو پی ٹی آئی کے خلاف گئے تھے. پی ٹی آئی نے جو حکومت مرکز میں بنائی وہ بھی سادہ اکثریت کے بغیر بنائی, ایک مائنارٹی گورنمنٹ بنائی. اسی طرح اگر آپ پنجاب میں بھی دیکھیں تو جس وقت الیکشن ہوئے تو اس کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی, یہ اکثریت اس نے بعد میں حاصل کی, مختلف طریقوں سے آزاد لوگوں کو ملا کر اور وغیرہ وغیرہ. اس درمیان میں جو پبلک اوپینین کے سروے آتے رہے وہ بھی پی ٹی آئی کے عدم مقبولیت کو ظاہر کرتے رہے. لیکن پی ٹی آئی کے قلعے میں شگاف اسی وقت پڑا جب یہ جماعتیں اکٹھے ہوئیں اور اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ موبلائزیشن کی پی ڈی ایم کے نام سے. اگر یہ پیپلز پارٹی اس میں پیچھے ہٹتی ہے تو میرے خیال میں اثر تو ضرور پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی سب سے بڑی دشمن خود پی ٹی آئی ہے. اس وقت جو پبلک موڈ ہے وہ اتنا پرو پی ڈی ایم نہیں ہے جتنا کہ یہ موڈ جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی ہے. لوگ ناراض زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کے, ان تمام پارٹیوں کی اپنی فالوئنگ ضرور ہے اور بڑی بڑی فالوئنگ ہے. پرو نواز سینٹیمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں کافی بڑا ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ میں مقبولیت ہے, مولانا کے اپنے فالوورز ہیں, پی ڈی ایم کی جو دوسری جماعتیں ہیں جو نیشنل جماعتیں ان کی بھی اپنی فالوئنگ موجود ہے. لیکن لارجلی جو پبلک موڈ ہے وہ ناراض زیادہ ہے, پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ ہے. ایفیکٹو پلیٹ فارم کے بغیر اس موڈ کو کسی طرف لے کر جانا اور اس موبلائزیشن کو جاری رکھنا اور پی ٹی آئی کو مزید کمزور کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا جتنی اس تحریک سے ہوگا. اب ہمیں جو اس وقت وائلڈ کارڈ ہے وہ زرداری صاحب ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں. آپ نے میری پچھلی کچھ گفتگو کی طرف اشارہ کیا. دیکھیں میں نے یہ سوال اٹھایا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں 2 منٹ اور لے لوں گا, میں کچھ لمبی گفتگو کرنے لگا ہوں. دیکھیے سوال میرا یہ تھا پچھلی دفعہ بھی, کچھ عرصہ پہلے بھی, کہ آخر پیپلز پارٹی کو کیا تکلیف ہوئی کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا ملی. حیرانی کی بات یہ تھی, سوال کی بات یہ تھی, کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو پچھلے الیکشن میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا, شاید کچھ فائدہ ہی ہوا تھا, جو کچھ وہ گین کر سکتی تھی اس نے گین کر لیا. زرداری صاحب تو جب سے اینٹ بجانے کے بعد واپس تشریف لائے تھے تو اس کے بعد تو وہ وہی کچھ کر رہے تھے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. آپ دیکھیے نواز شریف کے خلاف جو کیس چل رہا تھا پینما لیک کے بعد, اس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف گئے تھے. اور آپ یہ بھی ذہن رکھیے کہ جب کچھ جو فریق ہیں وہ عدالت عالیہ میں گئے تھے کہ نواز شریف صاحب اب پارٹی بھی ہیڈ نہیں کر سکتے, تو اس میں پیپلز پارٹی بھی ایک فریق تھی, وہ بھی نواز شریف کے خلاف گئی تھی. بلوچستان کی حکومت کیسے گرائی گئی, سینٹ کے الیکشن کیسے ہوئے, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر آخر کیا مسئلہ ہوا, اس میں 3 پاسبل چیزیں ہیں اور ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں زرداری صاحب کیا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لمبردار رہی ہے, جمہوریت کی سٹرگل کرتی رہی, اس کو بہت تکلیف ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ایک تاریخی طور پر ایک بہت ہی کمزور سطح پہ چلی گئی. 10 سال میں جو گینز حاصل ہوئے وہ لوز ہو گئے, 18ویں ترمیم کو خطرہ پیدا ہو گیا,
जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसको खतरा पैदा हो गया, नॉर्म्स खत्म हो गए, पार्लियामेंट जो है वो बड़ी हद तक डिसफंक्शनल हो गई, तो शायद पहली सबसे बड़ा नोबल काज ये हो सकता है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में इसलिए शामिल हुई, मोबिलाइजेशन में इसलिए शामिल हुई कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस तरक्की के रास्ते पे डाला जाए। नंबर वन। नंबर टू कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पार्टी के तौर पे रिवाइवल चाहती है। पहली चीज नेशनल इंटरेस्ट हुआ, दूसरी चीज पार्टी का इंटरेस्ट हुआ कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो उसने लॉसेस किए हैं सिंध से बाहर, उस लॉसेस को रिकवर करे और एक बड़ी तहरीक में शामिल होकर वापस दूसरे 3 सूबों में इनरोड्स बनाए और अपनी मकबूलियत को दोबारा गेन करे। ये मकसद हो सकता है। तीसरा मकसद जो है वो ये हो सकता है कि जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं रूलिंग फैमिली के, पीपल्स पार्टी की, जो छोटे मोटे इंटरेस्ट हैं, जो केसेस के मामलात हैं, सिंध गवर्नमेंट की बका और उसका जारी रहना है, और मुख्तलिफ मफादात जो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए से हासिल किए जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी महज वो हासिल करना चाह रही है। अब इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज रियल टारगेट है, देखिए वो अब हमें पीपल्स पार्टी के एक्शन से ही पता चलेगा। मेरा ख्याल है जिस तरीके से जरदारी साहब ने रिएक्ट किया है उस तरीके से कम जो उनकी पहली चीज सी कमिटमेंट है उस पर तो कुछ शकूक शुबहात पैदा हो गए हैं। और अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी बाहर निकलती है या पीपल्स पार्टी का रोल बहुत ही कम हो जाता है, तो मेरे ख्याल में जो दूसरा गेन है जो हो सकता है, ये गोल हो सकता है पीपल्स पार्टी की रिवाइवल, उस पर भी शकूक शुबहात पैदा हो जाएंगे। और जो तीसरी बात है उस तरफ बात ज्यादा चली जाएगी कि शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो पीडीएम को सिर्फ टेक्निकल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रही थी, यानी एक हद तक मौका परस्ती जो है उसका अंसर इस शराकत में ज्यादा था। मेरे ख्याल है हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ जहां जरदारी साहब का जो रिएक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, वहां जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया और जिस तरह की सिचुएशन उसको पेश की गई वो भी कोई ठीक नहीं थी। पीपल्स पार्टी के इस्तीफों पर पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, और जब उनकी इतनी क्लियर पोजीशन है तो फिर पीएमएलएन ने और मौलाना ने क्यों पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया। यहाँ पे मेरा एक सवाल ये भी है कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज ये जानते हुए कि पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है उसको इस जगह पे क्यों लेकर आई जहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के सवाल को दरपेश हो जाए कि भाई आप में पीडीएम में रहना है या नहीं रहना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों बुजुर्गवार ये सोच बैठे हैं कि पीपल्स पार्टी का पीडीएम में रहना ठीक नहीं है और उसको ऐसी सिचुएशन दी जाए जिसमें उसके पास कोई रास्ता ही ना बचे कि वो पीडीएम से अपनी राहें अलग करे। ये एक साजिशी थ्योरी है जो मैं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नॉलेज का गैप काफी है, तो मैं अपनी कौमी रिवायत को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक साजिशी थ्योरी जो है वो पेश कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में आगे चलकर चंद हफ्तों में ये सूरत हाल क्लियर होगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जमहूरियत की जिद्दोजहद के जिस रास्ते पर ये लोग चले हैं उस पर चलते रहेंगे। जी, थैंक यू बेगम साहब। सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने ये भी इतराफ कर दिया कि कौमी जो हमारी फेवरेट पास टाइम है कंस्पिरेसी थ्योरीज या साजिशी थ्योरियों, तो लेकिन आपकी थ्योरी चूंकि मुस्बत थ्योरी है इसलिए हम उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं, और वो प्रो जमहूरियत साजिशी थ्योरी है इसलिए कोई अमर माने ना है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा ये कर दूं कि देखिए आपने कॉर्नर करने की भी बात की, मगर एक और बहुत अहम बात है यहाँ पर सोचने की, वो ये है कि जरदारी साहब भी कोई कच्ची गोलियां तो खिले नहीं हुए। बात ये दो अमूर है। नंबर एक तो ये है कि क्या गारंटी है कि इस्तीफे देकर और लॉन्ग मार्च या धरना करके अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, वो अर्ली इलेक्शन फेयर होंगे, यानी कि उससे एक कदम पीछे हट जाएगी इस्टेब्लिशमेंट, नंबर दो। और नंबर तीन ये कि अगर ये सब ना हुआ तो 1977 का देखिए, पीपल्स पार्टी तो जिसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक स्टार्ट हुई थी उस पर कोई माशाल्लाह के आसार इम्कानात न थे, मगर चंद ही महीनों में जिस तरह से उस तहरीक को मैनिपुलेट कर लिया गया, जिस तरह से उसको उसमें कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर्स भी आ गए, तो कुछ लोग कहते हैं कि दरपर्दा खुफिया सपोर्ट भी थी जनरल जिया और मिलिट्री जनता की, तो वो हमारे सामने उसका रिजल्ट जो निकला है वो 11 साल का मार्शल लॉ निकला है।
یہی چیز سیکھی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بھی. اور میں اگرچہ کہ میں خود تنقید کرتا رہا ہوں پیپلز پارٹی کے جو اتوار اور اس میں جو پوزیشنز ہیں, مگر یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں بھی الگ چھوڑ دیجئے تاریخ, بات یہ کہ ان کو اگر سندھ کی حکومت بچ رہی ہے, چیئرمین سینٹ شپ مل رہی ہے, ہو سکتا ہے ان ہاؤس چینج سے پنجاب میں اور سینٹر میں حصہ مل جائے, تو کون یہ کفران نعمت کرے گا؟ دیکھیے کفران نعمت بھی تو ہمارے نزدیک جو ہے گناہ ہے, چاہے گناہ کبیرہ نہ ہو, لیکن یہ کہ گناہ ضرور ہے. تو اس لیے میرے خیال سے وہ انہوں نے شاید یہ والی لائن لی ہے. مگر میں اس کے اوپر جو ہمارا دوسرا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ مریم رضا اگر مجھے صرف 1 منٹ اگر اجازت دیں. دیکھیے میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں ذاتی طور پر پیپلز پارٹی کی جو استعفوں پر پوزیشن ہے اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں. میں مولانا اور نواز شریف صاحب کی پوزیشن سے اتفاق نہیں کرتا. اس طرح کا ویکیوم ایک بہت بڑی گیمبل ہے جو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. اور پاکستان کی جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کا نقطہ ہے اس میں بھی اگر کانسٹیچوئنسیز اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ حوالے کر دیں گے مخالفین کے, جو کی جا سکتی ہے, ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, تو وہ بہت خطرناک ہے. بائیکاٹ کرنا الیکشنز کا, اسمبلیز کو چھوڑنا, ہمارے پاس پاکستان کے اندر بھی آپ نے مثال دی, باہر کی مثالیں بھی. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے, آپ بنگلہ دیش میں کس طرح خالدہ ضیاء نے اسمبلیوں کا بائیکاٹ کیا اور اس کے نتیجے میں کس طریقے سے واقور ملا عوامی لیگ کو, اور حسینہ واجد نے اس کے بعد جو حشر نشر کیا اس پارٹی کا, آپ دیکھیے بی این پی کا, بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کا, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر کے ایک طرح کا اتھارٹیرین سسٹم بنا لیا. وہ آپ کے سامنے اس طرح کا ویکیوم بہت بری طرح سے بیک فائر کر سکتا ہے. یہ ان کی پوزیشن جو ہے مضبوط ہے. اور دوسری بات ہے, پارٹی انٹرسٹ بھی پارٹیز کو عزیز ہوتے ہیں, لیجیٹیمیٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ کو ان پر دیکھنا ہوتا ہے آخر وہ کیوں پارٹی انٹرسٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کریں. ایک صوبے کی حکومت وہ کیا چھوڑیں, وہ اس تحریک میں شامل ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے براہ راست مفادات بہت لمیٹڈ ہیں. اور انہیں اندازہ ہونا چاہیے اگر آج یہ حکومت گرتی ہے تو پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا, وہ کیوں سب سے آگے ہوں. تو بالکل پیپلز پارٹی کے جہاں انٹرسٹ پر توجہ دینی چاہیے تھی, پیپلز پارٹی کی باتوں پر توجہ دینی چاہیے تھی, وہاں پر میں حیران ہوں کہ مولانا جیسا ایک مدبر آدمی انہوں نے کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو کارنر کیا. لیکن وہاں ساتھ ہی ساتھ جس طریقے کا ریئیکشن پیپلز پارٹی نے کوریوگراف کیا وہ بھی حیران کن ہے. ایک طرف تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولانا نواز شریف پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالنے پر تلے بیٹھے تھے, تو ریئیکشن سے یہ لگتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو چھوڑنے پر تلی بیٹھی ہو. یہ دونوں بہت عجیب و غریب ہے, جو فی الحال تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہے کہ یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں. اگر یہ نوجوان لوگ کر رہے ہوتے تو پھر بھی سمجھ میں آتا, اگر یہ بلاول نے کر دیا ہوتا, مریم صاحبہ نے کر دیا ہوتا, تو پھر بھی سمجھ میں آتا. لیکن یہ جو سیاست کے گرگ بارہ دید ہیں, جو سینئرز ہیں, انہوں نے یہ کیسے کیا ہے, اٹ از ریئلی مائنڈ باگلنگ. ٹھیک, بہت بہت عمدہ. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کل مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک نیا سلیکٹڈ جو ہے وہ فاسٹر, انگریزی کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہ اس کو گروم یا اس کی پرورش کی جا رہی ہے. اور ہمیں سب معلوم ہے, وہ ساری باتوں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن یہ اس طرح کے جو لاڈلوں کا یا سلیکٹڈ کا ذکر جب ہو جائے تو پھر یقیناً اس سے یہ اندیا تو ملتا ہے کہ وہاں پہ کیا سوچ ہے پی ایم ایل این کے اندر. ظاہری بات ہے, ایک بڑی اس میں بات یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این اور خصوصاً پی ایم ایل این کے اندر مریم نواز اور ان کے والد میاں نواز شریف شاید وہ تھوڑے سے مایوس بھی ہوئے ہیں اور تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ سر تو یہ شاید اس کا بھی ایک اظہار ہو. بہرحال میں آپ سب سے اس کے بارے میں پوچھوں گا, اور لیٹ می آسک یو ڈائریکٹلی, یعنی کہ سیدھی گل, تمکینت صاحبہ کیا ان کا اشارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھا کہ اس کو بھی گروم کیا جا رہا ہے ایک نئے سلیکٹڈ کی طرح, یا وہ کسی اور کا ذکر کر رہی تھی مریم صاحبہ؟ نہیں رضا, اور کون ہے اور کون مولانا پر بھی فاسٹر کیا جا سکتا ہے, لیب پالک نہیں ہو سکتے. لیب پالک تو اس وقت جو جس کو گروم کیا جا رہا ہے اور جو اشارے سارے جا رہے ہیں. مگر اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں, میں آپ نے 3 چیزیں گنوائیں کہ یہ 3 وجوہات تھی کہ جو پیپلز پارٹی کی, تو ہاں,
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی استعفے دے کے اپنی حکومت سے اور سارا کچھ کر کے وہ پاور میں نون لیگ کو لے آئے, مطلب وہ سارا یہ بھی کچھ ہے. کر کے وہ سینٹر میں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت لانے کے لیے پیپلز پارٹی یہ قدم اٹھا. تو یہ تو پہلے سے سمجھ آنی چاہیے تھی اور سمجھ آ بھی رہی ہے کہ وہ اتنی بڑی یہ قربانی اگر تو وہ خود لانا چاہیں گے اپنے آپ کو تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو جس راستے پہ پی ڈی ایم جا رہی ہے وہ راستہ تو سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں, اس حکومت کو فارغ کریں, اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے دھکیلیں, اور اس کے بعد اس کا جو نیچرل کانسیکوینس جو نتیجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پنجاب میں نون لیگ آئے گی اور سینٹر میں بھی نون لیگ آئے گی. تو وہ پیپلز پارٹی یہ بھی تو چیز دیکھ رہی. مگر ایک میں رضا آپ کو بات کہوں کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی تو بہت باتیں کی ہیں کہ دراڑ آ گئی ہے, پھوٹ پڑ گئی ہے, یہ ہو گیا. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ابھی تک نون لیگ میں پھوٹ نہیں پڑی. نون لیگ سے لوگ چھوڑ کے ان کے مرکزی رہنما نہیں گئے. میں پنجاب میں بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے, میں لاہور میں بیٹھی ہوں, اور جو میں یہاں سے منظر دیکھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک واحد صوبہ تھا پچھلے 10 سالوں میں جو چل رہا تھا, جس کے اندر ایک واضح وہ چاہے وہ اس سے ہمیں کتنے اختلافات ہو, مجھے خود شہباز شریف کی ڈیولپمنٹ پالیسیز سے بہت اختلافات رہے ہیں, میری تو ان کی بہت زیادہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں کہ آپ یہ کیا ویژن لے کے چل رہے ہیں اور یہ میگا سٹی وغیرہ بکواس ہے سارا کچھ, لیکن وہ صوبہ چل رہا تھا. اب میں لاہور میں رہتے ہوئے کیا دیکھتی ہوں کہ کوڑے کے انبار لگے ہوئے, کوئی چیز چل نہیں رہی. شہباز شریف کے بعد بزدار صاحب ہیں جسے پی ٹی آئی اپنے جو سپورٹرز, میرے بہت سے دوست پی ٹی آئی کے سپورٹرز, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ بزدار کو کیوں لگایا. اور بائی دا وے جو بہت سے پی ٹی آئی کے سپورٹر جو بہت اینٹی نواز شریف ہیں, ان میں سے آپ حیران ہوں گے کہ بہت سے لوگ پرو شہباز شریف بھی ہیں. یہ میں پنجاب کی بات کر. اب میں آج کا واقعہ سن رہے ہیں, میں دفتر سے گھر مجھے لگتے ہیں نارملی 15 منٹ, آج مجھے 1.25 گھنٹہ لگا. وجہ یہ کہ گلبرگ مین بولیوارڈ بلاکڈ تھی اور وہاں جو تمام ریسٹورانٹس انہوں نے بند کر دی, اس کے ورکرز احتجاج کر رہے تھے, انہوں نے اسٹریٹ بلاک کی ہوئی تھی وہ روڈ. اب آپ یہ مزہ کا خیز صورتحال دیکھیں کہ انہوں نے جو آؤٹ ڈور ریسٹورانٹس تھے وہ تو بند کر دیے, اور شادی جو آؤٹ ڈور ہے جس میں 300 لوگوں کی انہوں نے اجازت دی ہے وہ جاری ہے. اس کے بعد جب میں ٹریفک جیم میں پھنسی ہوئی تھی اور میں وہ بسز دیکھ رہی تھی جو جیم پیکڈ تھی پیسنجرز کے ساتھ, کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, جڑے ہوئے تھے, سپر اسپریڈر, وہ جاری ہو ساری. تو لوگ جو پنجاب کے ساتھ ہوا ہے نا, میں اب صرف پنجاب کی بات کروں, اور جو بھی یہ کوئی کہتا ہے نا, میں اس سے اگری نہیں کرتی کہ یہ اگر استعفے دیں گے اور اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوں گے اور یہ بائیکاٹ کرے گی نون لیگ, تو یہ نون لیگ کے اپنے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں گے, پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے. بھول جائیں. میری ابھی کچھ دن پہلے ایک پی ایم ایل این کے بڑے سینئر رہنما ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل این ٹوٹی نہیں, جیلیں ہو رہی ہیں, کیسز ہو رہے ہیں, پیڑے حالت بھانگے دیہڑے, اور ابھی تک یہ چھوڑ کیوں نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا انہوں نے سبق سیکھا ہے پی ایم ایل کیو سے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب پی ایم ایل کیو والے چھوڑ کے گئے پی ایم ایل این, تو انہوں نے مزے تو کیے مشرف کے ساتھ, لیکن جب دوبارہ الیکشنز ہوئے تو پی ایم ایل کیو کا حشر آپ نے دیکھا, اس کے بعد ہوا کیا. اور ابھی بھی وہ اتحادی پارٹی وہ ضرور ہے حکومت, ملا کیا ہے, ایک اسپیکرشپ ملی ہے, اکا دکا منسٹریاں ملی ہیں, بے اختیار ہے پی ایم ایل کی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت اور 2018 کے الیکشنز میں بھی یہ بات روزے روشن کی طرح واضح تھی کہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے, 10 سالہ کارکردگی کی وجہ سے, وہ گراؤنڈ سویل جو تھا وہ پی ایم ایل این کا ہی تھا, ٹھیک ہے. اور آج بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, اگر اتنی بری کارکردگی اس حکومت کی نہ ہوتی
तो शायद हम देखते डिजर्शंस, हम देखते कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम देखते कि पीएमएलएन भी टूटती है। बहुत बड़ी वजह ये हुई कि उनको नजर आया कि हमें आज भी जो हमें सपोर्ट है या हमारा जो वोट बैंक है वो टूटा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जी, और यही एक वजह है कि जो पीएमएलएन टूट नहीं रही है। अगर इनकी अच्छी कारकर्दगी होती, और ये जो सोलंकी साहब ने भी कहा, वो पहले 2 साल तो वो पीडीएम ना बनी, ना ऑपोजिशन बोली कुछ, ना कुछ हुआ, तो उस वक्त अगर कारकर्दगी के झंडे गाड़ रहे होते तो इनको जेलें काटने की और इनको मुसीबतें और हेरोइन के केसेस लेने की क्या जरूरत? फिर वो छोड़ देते, देखते कि पीएमएलएन का फातिहा हो गया। पीडीएम का फातिहा पढ़ सकते, मगर मैं पंजाब में बैठी भी आपको ये बता रही हूँ कि पीएमएल नून का जब तक फातिहा नहीं होगा, ये पीडीएम आपकी, या जो मुजाहिमत है या जो ऑपोजिशन है, ये आपकी जिंदा रहेगी। चलिए, आप थैंक यू। इतनी बड़ी मेजॉरिटी पार्टी है, नहीं मेरी एक जरा सी बात सुन। जी, नून लीग इस वक्त पंजाब में एक अक्सरियती जमात है, सबसे ज्यादा वोट नून लीग ने लिया है। इस वक्त तक नून लीग की मरकजी क़यादत और सारे जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इंटैक्ट, बावजूद इसके कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसकी मुझे आप बता दें, जैगम साहब बता दें, सोलंकी साहब बता दें, रजा आप बता दें, क्या वजह है? जी, देखिए, सही। ये वजह बिल्कुल हम इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आपने जो एक बात की ना कि जो लोग नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते, वो शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं, तो वो तो तमकीनत जी आपके भी बड़े दोस्त हैं रावलपिंडी में, वो भी, उनका भी यही व्यू है, वो भी मियाँ साहब को पसंद नहीं करते, लेकिन छोटा वाला ठीक है। अच्छा देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी का राज, तो मैं सोलंकी साहब से यही सवाल पूछूंगा कि सोलंकी साहब, मरियम का इशारा किसकी तरफ है? और जो तमकीनत ने कहा, आप उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए। मेरे ख्याल से बहुत अहम बात इन्होंने कही है तमकीनत साहिबा ने कि पीएमएलएन का वोट बैंक और पार्टी जो है, क्योंकि हमने देखा यही पार्टी जो है 1990s में इसको बड़ी बार आगे पीछे किया गया है। चुनेजो लीग से ये निकली, उसके बाद इससे मंजूर वट्टू निकल आए, चट्टा साहब निकल आए, मतलब ये सारी हमने अपनी आंखों से चश्मे दीद गवाही वाली बात है। तो ये अभी क्यों नहीं ऐसा हो सका, इसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिए मुख्तसर, ताकि फिर मैं अगला जो हमारा इशू है अमन की आशा वाला, उस पर बढ़े। देखिए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो ये सब ट्वीट है मरियम का। ये एक तरह से उन्होंने टीज किया है पीटीआई को और इमरान खान को कि मुक गया तेरा शो, और अब जो है वो आपकी जगह लेने के लिए कोई और लोग जो है वो तैयार हो रहे हैं, और इशारा सीधा सीधा पीपुल्स पार्टी की तरफ है। नाम नहीं लिया, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों जरा एक सर्द जंग जो है वो पीएमएलएन और पीपुल्स पार्टी के दरमियान हुई है, तो इसका और कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथ ही जो बुनियादी मामला है पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, वो उस इशू को दोबारा वो एक तरह से उठा कर ले आए हैं। वो इशू ये है कि पीएमएलएन अगर आज चाहे कि बुज़दार और इमरान की छुट्टी कर दी जाए, तो उसे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। अदम एतमाद बिल्कुल हो सकता है। ये जिस तरीके से बावजूद इस बात के कि इमरान खान ने एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले पर हफीज शेख हार गया, बिल्कुल उसी तरह से अगर आज भी पीएमएलएन चाहे तो 10-15 एमएनएज जो हैं पंजाब के, उनको सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी अगला इलेक्शन जो है वो आपको हम टिकट देते हैं, अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, या आपको हम टिकट देते हैं पीएमएलएन का, इस बुनियाद पे अदम एतमाद किया जा सकता है। और इसी तरह से बुज़दार को हटाना जो है, वो अगर परवेज इलाही के लिए तैयार हो जाए पीएमएलएन, तो वो किया जा सकता है। मसला ये है कि नवाज शरीफ जो 3 दफा वजीर आजम बन चुका है, वो ये कहते हैं कि अब सिर्फ इक़्तिदार में आना काफी नहीं है,
बाअख्तियार होना भी जो है वो बहुत जरूरी है। हम 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम बन चुके हैं और फिर कान से पकड़ कर निकाल चुके हैं। तो जब तक हम एक ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करते तमाम सियासी जमातों में, जिनमें पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड वो हम लेना चाहते हैं, जिसके नतीजे में एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को कायल किया जाए कि अब जो सियासी कुव्वतें हैं वो पुराना निज़ाम जो है स्टेटस को, उसके लिए राजी नहीं है। आपको पीछे हटना होगा और अपने घर को ठीक करना होगा, जिसको आज घर ठीक करने की बड़े बड़े लोगों ने बात की है। तो वही बात वो कर रहे हैं कि जी जो सिक्योरिटी स्टेट है अब वो नहीं रह सकता, अब जो है वो बाअख्तियार हुकूमत होगी और कुछ चीजें जो है वो आप हमारे साथ तय कर लें। अब बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी इस गैम्बल के लिए तैयार है? उसके लिए वो कुछ स्वीटनर्स जो है वो नवाज शरीफ देने के लिए तैयार हैं कि पंजाब के अंदर वैसे तो पीपल्स पार्टी साफ हो चुकी है, लेकिन उसके कुछ अहम रहनुमा जैसे कमर जमान कायरा है वगैरह वगैरह, उनके लिए हम अकोमोडेशन करने के लिए तैयार हैं। जी, कोई पीडीएम को एक पॉलिटिकल अलायंस जो है इलेक्टोरल अलायंस के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस सिस्टम को अब झटका देना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है और वो चाहते हैं कि इसमें हिस्सा बने। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी उसके लिए तैयार होगी या नहीं तैयार होगी, लेकिन अगर वो तैयार नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो 90 की दिहाई वाली जो सियासत है मिसाके जमहूरियत से पहले वाली, वो उसी तरह से जारी रहेगी, पता नहीं कब तक। जी, अनफॉर्चुनेट बात है। मैं जनाब वक़्त बिल्कुल हमारा कम है। मैं अगले मौज़ू की तरफ बढ़ता हूँ ज़ैगब खान साहब, और आपसे मैं ये पूछूँगा, आज आपने जनरल बाजवा साहब के जो बयानात हैं, जो उन्होंने इंदिया दिया है हिंदुस्तान के साथ मामलात को आगे बढ़ाने का और पुराने जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ जो इशारा किया है, आप कैसा उसको देख रहे हैं? थोड़ा-सा आपका व्यू दीजिए प्लीज़। रज़ा, बहुत ही सिग्निफिकेंट है और मैं ये समझता हूँ कि इस बयान के पीछे बहुत कुछ और हुआ है, क्योंकि इस तरह की पब्लिक स्टेटमेंट उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि बिहाइंड द सीन बहुत सी चीजें तय न हो चुकी हों, बहुत सी बातें हो न चुकी हों और किसी ना किसी तरह का रोड मैप बन ना चुका हो। क्योंकि ये पब्लिक इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी पब्लिक को तैयार करता है एक नेक्स्ट मूव के लिए कि कोई ऐसी मूव आने वाली है जिससे जो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं उसमें थौ आएगा। देखिए, कश्मीर में जो इंडिया ने स्टेप लिया था उसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन था वो एक बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन था और वो एक ऐसा रिएक्शन था जो शायद बराह रास्त जंग के वक्त में लिया जाता है। जंग से बराह रास्त जंग से कम में नेबर्स इस तरह का एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं लेते कि आपने जिस तरह के बॉर्डर्स मुकम्मल तौर पर तकरीबन उनको बंद कर दिया और ट्रेड को जीरो पर ले आए, आपने ट्रेड को भी उससे बंद कर दिया, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी आपने बहुत हद तक जो है वो स्केल डाउन कर दिया, कम कर गए और जिस तरह की हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स की एक फजा बनी दोनों तरफ से, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से मोदी पर जिस तरह के अटैक इमरान खान की तरफ से आए, तो ये एक बहुत ही एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी वाली सिचुएशन थी जो मेरे ख्याल में बहुत प्रोलॉन्ग्ड नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान का बिल्कुल गुस्सा था और पाकिस्तान की पोजीशन थी, लेकिन जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि शायद इस तरह की सिचुएशन सस्टेन नहीं की जा सकती और पाकिस्तान की जो पोजीशन थी कि भारत जो है वो आए और टेबल पर बैठे और बात करे। लगता है कि भारत की तरफ से कुछ इस तरफ के इशारे मिले हैं कि वो भी गुफ्तगू की तरफ आएगा। जी। देखिए, जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर के बारे में लिखा है, पाकिस्तान तो उसको वैसे भी तस्लीम नहीं करता था, लेकिन जाहिर है कश्मीर पर कुछ ना कुछ भारत को पाकिस्तान को देना होगा। हमें बहुत ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है ट्रेड की रिजम्पशन होगी, शायद डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पहले से बहाल होंगे, तो बहुत बड़ा जंप तो शायद ना आए, लेकिन इस वक्त का जो हॉस्टिलिटी है उसमें कमी के बड़े वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैगब साहब, ये बड़ी खुशाइन बात है। सोलंकी साहब, आपका क्विक कमेंट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह चुका है, तो मैंने भी आपका कमेंट करना है।
मैंने भी कोई कमेंट फिर मैं कर तमकीनत साहिबा से आप पहले कर लें तब जी, जी। तमकीनत आप कर जी लें। तमकीनत जी। मुझे आज ये सारी स्टेटमेंट सुन के मुझे मुशर्रफ साहब की वो आगरा विजिट याद आई। तो मैं यही सोच रही थी कि बाकी सारी चीजें जितनी भी गलत हो रही हैं या कितना भी कुछ खराब काम हो रहा है, अगर इसमें से ये, क्योंकि हमें पता है इस बात का कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर करने में या उनको नॉर्मलाइज करने में एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका एक कलीदी किरदार है। और आपके जितने मर्जी ये कर लें, आपके सिविलियन लीडरशिप, ये नवाज शरीफ तो इसका भुगत भी चुके हैं, तो वो वहीं से आएगा। तो वो जब अगर वो करते हैं इस तरह की चीज, तो 100 बिस्मिल्लाह जी, इनकी तरफ से अगर ये चीज होती है तो बहुत अच्छी बात है कि एक कम से कम इसमें से कोई एक अच्छी चीज निकल आए कि इस हमारे खित्ते में अमन और अमान अगर इस तरह से हो जाता है और बेहतरी की सूरत हाल निकल जाती है, तो ये एक बहुत ही खुश आइंद और अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी तायीद करता हूँ कि कोई भी करे, ये करे ज़रूर। ये इतना मसला बना हुआ है कितने सालों से, दहाइयों से। सोलंकी साहब, आपका फाइनल कमेंट और फिर मैं क्लोज करूँगा। हम इसी मौजू के ऊपर नाज़रीन मज़ीद तफसील में एक और शो भी करेंगे, कल या परसों इंशाल्लाह। सोलंकी साहब, आपका कोई कमेंट, अमन की आशा। जी, मेरा तबसरा इस पर ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अब ये रियलाइजेशन आ रही है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम मुस्तकिल सरहद तस्लीम कर लें, और कश्मीर क्योंकि हम जंगी तौर पर ले नहीं सकते, तो अब हम उनके लिए दुआ करेंगे, कश्मीरियों के लिए, और उम्मीद करेंगे कि उनके हालात जो है वो बेहतर हों। लेकिन जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि अभी 2 ढाई साल रहते हैं इमरान खान सरकार की, और इमरान काफ़ी ऊपर जा चुके हैं मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ, तो एक इंक्रीमेंटल शायद कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू जो है अगले 2 ढाई साल के अंदर, जब तक यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होते और कोई नई हुकूमत नहीं आती, तो उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी। जी, थैंक यू रजा सोलंकी साहब। रजा रजा ये रियलाइजेशन जिसकी बात की है ना सोलंकी साहब ने, ये जब ये खुद वो होते हैं ना तख्त पे और खुद हुक्मरान होते हैं, उस वक्त इनको ये रियलाइजेशन आ जाती है। ये आप देख लीजिए ज़ियाउल हक साहब की क्रिकेट डिप्लोमेसी, आप देख लीजिए मुशर्रफ साहब का आगरा का वो विजिट, और वो और भी तब ये 4 पॉइंट रियलाइज कर फार्मूला, रहे थे, वो भी 4 पॉइंट रियलाइज कर फार्मूला। रहे थे कि जी हमें अब ये तस्लीम कर, जो उन्होंने मुशर्रफ साहब का जो फॉर्मूला था, खुर्शीद कसूरी साहब ने जिसका जिक्र किया, तो ये तो अफसोस की बात ये होती है कि वही की रियलाइजेशन जब सिविलियंस को आती है तो फिर क्या होता है। बस जी, देखें, ये तो बात है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे क्लोज करना है शो में। मैं भी आप सबकी बात की तायीद करता हूँ। देखिए, कोई भी करे, जनरल बाजवा साहब कदम बढ़ाएं, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। सिर्फ हम आपसे इतनी अर्ज करेंगे कि हम भी यही बातें करते रहे हैं, और सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिखारी, पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के सियासतदान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको तो गद्दार करार दिया जाता है। एक को तो भी बाहर एक्साइल में भेज दिया हुआ है, जिनकी के शुगर फैक्ट्रियों में से रॉ के एजेंट निकले थे। बहरहाल वो पुरानी बातें हम उनको दफन कर दें और एक नई सुबह की जो है उम्मीद लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत अहम इनिशिएटिव है और हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनका साथ दे, जनरल बाजवा साहब का और आर्मी कमान का, और जारी बात है इमरान खान जो उनके रफीक हैं, उनके साथ उनके कॉलीग हैं। हम ये चाहते हैं कि ये लोग कुछ करें। इस गवर्नमेंट में होता है, अगली गवर्नमेंट में होता है, बस हो जाए। इसी के साथ नाज़रीन, खुदा हाफिज़। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और कल 9 बजे शब आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसी तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। थैंक यू।